हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए जो हमने स्टार्ट किया था बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ बीसीके का चैप्टर फर्स्ट, वहां पे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप तक पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या कहा जा रहा है, क्या होता है ये बिजनेस, कैसे होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं सीए फाउंडेशन की, जिसकी फीस 3000 पर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आईडी मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन में, वहां फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है बस अगर आपके जो पापा जी हैं या उनके पापा जी हैं या उनके पापा जी हैं, कोई जमीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, तभी आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, है ना। वाइफ्स हैं, डॉटर है। अब ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली। जो फैमिली में आते ही नहीं है वो फॉर्म नहीं कर सकते। एज सच अ जॉइंट हिंदू फैमिली इंडिया इन फैक्ट एंड बाय डिफॉल्ट एंड HUF enjoy a separate entity status under the income tax act। कंपनी जब हम पढ़ रहे थे, एक फंडा होता है सेपरेट एंटिटी, यानी कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अलग पहचान होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो we are concerned here with business owned by HUF or simply stated joint Hindu family business or joint Hindu undivided family business, ठीक है। बिफोर वी डिस्कस इट्स फीचर्स इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू क्लैरिफाई अ फ्यू पॉइंट्स ऑन इट्स मीनिंग। भाई, इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट इसका हिस्सा है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। द मीनिंग बिकम्स क्लियर विद रेफरेंस टू अ प्रिवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम से उसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि लोग आपस में मिलके रहते हैं। द वेरी एसेंस ऑफ एन HUF बिगिंस विद फैमिली। फैमिली से ही हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना हुआ है। फैमिली कब बनती है? जब आपकी शादी होती है। भाई, शादी होती है तो आगे क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है। लेट्स कॉल इट द फर्स्ट जनरेशन। भाई, पहली जनरेशन है, उनकी शादी हुई। मैरिज इन मोस्ट सोसाइटी इज अ मींस टू क्रिएटिंग चिल्ड्रन। भाई, हाँ, सोसाइटी में हम मैरिज कर रहे हैं, क्यों? हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थस देयर इज सेकंड जनरेशन कंप्राइजिंग द सिबलिंग्स। These siblings grow up, get married and further have children। ये 3 पीढ़ियों तक चलता रहता है और इसी से जो 3 सक्सेसिव जनरेशन होती है हमारी हिंदू अनडिवाइड फैमिली की, उनको हम कहते हैं हमारे HUF। सेकेंडली, ये जो हिंदी, इसमें क्या क्या आता है? हिंदू अनडिवाइड फैमिली में कौन कौन आते हैं? बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, सिक्स फैमिलीज भी आती हैं इसमें। और इसमें आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर इसके सारे नियम, लॉ का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हाईलाइटेड है। अब देखिए यहाँ पर फीस क्या है। फीचर्स कौन कौन बना सकता है सर? ये सब लोग बना सकते हैं। फायदा क्या है इसका? फैमिली मेंबर में नेचुरली ज्वाइन ईच अदर इन बिजनेस। बच्चा पैदा होते ही इसका पार्ट बन जाता है। इन अ मुस्लिम फैमिली इफ द सिबलिंग विश टू एसोसिएट इन अ बिजनेस दे विल हैव टू बी कॉन्ट्रेक्चुअली। यानी कि अगर मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम फैमिली में कोई बच्चा इस बिजनेस में आना चाहता है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअली पर्पज से आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, वो नेचुरली हो जाता है। फीचर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास पैसा कहां से आएगा? मेरिट क्या है इसकी? इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एक्सपेंड अ लार्ज बिजनेस, मोर ओवर द कॉमन पूल ऑफ कैपिटल में बी यूटिलाइज टू डाइवर्सिफाई बिजनेस। देखो, बाप दादा की जायदाद होती है, हर घर में एक बड़ा मेंबर होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता ही सारा पैसा लगाता है, जो भी उसका बिजनेस है उसी के द्वारा चल रहा है। और कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर कर्जा चुकाने का टाइम आया तो कर्ता को अपने पास से पैसा देना पड़ेगा। तो एक जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं हमारे को पार्टनर्स। तो सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट,
मेरिट क्या है? देयर इज एन इंस्टेंट ट्रस्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स एज कंपेयर विद द सिचुएशन ऑफ पार्टनरशिप विद स्ट्रेंजर। भाई उनके बीच में आपस में भरोसा होता है, तो सब लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं, अपनी अपनी स्किल्स लगाते हैं ताकि हमें और फायदा हो। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं, मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये समझाया था। लिमिटेशंस क्या है? Ownership in family business is an ascribe rather than earned status. It can actually be quite frustrating for the outsider. जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक को ओनर्स बन जाते हैं। मालिक का हक किसके पास रहता है? डिसीजन मेकिंग का हक किसके पास रहता है? कर्ता के पास रहता है। तो डिसीजन मेकिंग का हक किसके पास है? कर्ता के पास है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर एक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली, जो हेड होता है कर्ता, वो सारे डिसीजन लेता है और उसी के डिसीजन सारी फैमिली को मानने पड़ते हैं। लायबिलिटी मैंने भी आपको बताया था, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर उसके पास कर्जा ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो घर का जो पैसा है, पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है, वहां से उसे पैसा चुकाना पड़ता है। फेट एज गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इज इक्वल टू एंड्यूरिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इन द फॉरसेन फ्यूचर। यानी कि आप बिजनेस को कब तक चलाना चाहते हो। जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप ये सोच के स्टार्ट करते हो कि मैं जब तक चला सकता हूं तब तक चलाऊंगा। लिमिटेशन क्या है? Few family business last beyond third generation. Often family result in business split. In India, the split in the business house of Birla, Modi, Goenkas, and more recently the split second generation of Ambanis are stand to this fact. देखिए, लिमिटेशंस क्या है कि देखा गया है कि 3 पीढ़ियों तक आते आते बिजनेस का बंटवारा हो जाता है, लोगों में जायदाद का बंटवारा हो जाता है, वो अपने अपने अलग हो जाते हैं, तो ये बिजनेस ज्यादातर 3 पीढ़ी तक चल पाता है, उसके बाद इसको चलाना मुश्किल रहता है। सक्सेसिव ऑफ ओनरशिप, सक्सेसिव ऑफ ओनरशिप में क्या है? सक्सेसिव ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि वही विल बनती है जिसमें वो बताता है कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो किस किस के नाम होगी, कौन इसका वारिस रहेगा, कौन इसको चलाएगा, वो सारी चीजें होती हैं। और ये सब हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से लागू होता है। तो ये तो बात थी आपकी किसकी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब एक और अलग बिजनेस जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या होती है सर पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में सबसे पहली बात रिलेशन होना चाहिए, तभी आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर आपका रिलेशन नहीं किसी पर्सन से, आप किसी पर्सन को जानते नहीं हो, तो बहुत ही रेयर चांस है कि आप उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस में आओ। तो आपने पढ़ा था एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे जो मालिक था वो एक था, ओनरशिप एक के हाथ में थी। अब पार्टनरशिप कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों में, जो कि आपस में एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है सर? मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप में। अब ए ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को 50,000 का फायदा होने वाला है, तो ये फायदा सिर्फ ए का नहीं है, तीनों पार्टनर को मिलेगा। बी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे फर्म को घाटा होने वाला है, तो ये घाटा सिर्फ बी का नहीं है, तीनों पार्टनर्स को रेशियो में मिलेगा। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। वो वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी है, बाकी अदर्स एरिया में ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है तो करवाओ और आपकी मर्जी है तो मत करवाओ। तो इसमें कौन सा एक्ट कवर होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो लायबिलिटीज होती है हमारे पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, वो मैंने अभी आपको बताया। अनलिमिटेड मतलब अगर आपके पास लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है और बिजनेस में उतना पैसा नहीं है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व करके वो पैसा पेड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होता है इसमें? एग्रीमेंट, the agreement makes possible co-ownership of business by person who do not share a common ancestry of a family। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है घर की जायदाद वगैरह शेयर ना करना, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। और कंपनी ये जो होती है, पार्टनरशिप होती है, ये एक तरीके से हमारा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। लिमिटेशंस क्या आती है? लिमिटेशंस अभी इसमें चेंजेस लिख लीजिएगा, ये आपका रूल के अकॉर्डिंग है कि कितने कम मेंबर होने चाहिए, कितने ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 या अभी ये 100 कह सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा होगा कि प्रॉफिट कितने हिसाब से बांटना है पार्टनर्स में, और डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बांटा जाएगा। बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड, मतलब बड़ा हो सकता है आपका जो भी बिजनेस का पर्पस है। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नन बिजनेस पर्पस। जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो तो नन बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप में नहीं आओगे, आपने कोई ना कोई बिजनेस का मोटिव होगा और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, है ना।
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है, मान लीजिए ए, बी और सी, कोई काम ऐसा है जिसमें ए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो ए प्रिंसिपल है, बी और सी उसके एजेंट है। कोई काम ऐसा है जहां पे बी अच्छे से काम कर रहा है तो बी प्रिंसिपल है, ए और सी उसके म्यूचुअल एजेंट है, यानी कि चेंज होता रहता है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारे पास पैसा जो हमें बाहर वालों को देना है, डेप्ट जो ज्यादा है, और हमारे उस समय हमारे खुद के पास पैसा नहीं है तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को उसको बीच में इन्वॉल्व करके पेमेंट करना पड़ता है। अब गोइंग कंसर्न क्या यहाँ पे काम करेगा सर, लिमिटेशंस है, सिंस पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट आल्सो सीज इन द सेम वे अ पार्टनर में सर्व अ नोटिस ऑफ सेवरेंस टू द फर्म एंड द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। गोइंग कंसर्न में कहता है कि बिजनेस हमारा एज लॉन्ग है जितना चल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप क्या कह रही है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप से जाना चाहता है तो वो एक नोटिस देके वहां से जा सकता है। सक्सेसिव ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, जो भी नया पार्टनर आएगा वो जब ही आएगा जब पुराने पार्टनर्स की सहमति होगी। तो ये बात आपको दे रखी है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ आपका, आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली हुआ, आपका पार्टनरशिप हुआ। अब आपको दे रखा है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो आपकी पार्टनरशिप है उसी का थोड़ा सा एक अपडेट वर्जन है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो इसमें फर्क क्या रहता है, नाम में ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसमें कुछ ही पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। तो ड्रॉइंग ऑन इट्स नेम, LLP form of business organization is the one where the liability of the partner is limited. However, there is much more to this form. यानी कि जो पार्टनर्स के पास लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। It has to be mandatory incorporate registered under the Limited Liability Partnership Act 2009. Limited Liability Partnership Act को मतलब Limited Liability Partnership को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर Limited Liability Partnership Act 2019. The Ministry of Corporate Affairs, the apex body of regulation of the company formed business organization India, oversee the governance of the LLP2 for the purpose of compliance with the regulation. Thus, impose the LLP Act provide for designated partners. Thus, an LLP has well designated partner upon incorporation. LLP becomes a separate legal entity and has identity, name and identification number. मतलब इसका रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि मैचेस तो सभी देखते होंगे। अब मान लीजिए पेटीएम का मैच हो रहा है तो पेटीएम अगर उसे स्पॉन्सर कर रहा है तो वहां पे जो बॉल होगी, जो प्रमोशन होगा, जो मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे वो पेटीएम के नाम से दिए जाएंगे, ना ही कि किसी कंपनी के मालिक के नाम से। तो जो हमारी कंपनी होती है वो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो परपीचुअल सक्सेशन पे काम करती है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज फॉरएवर। तो दो फीचर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। फीचर क्या है, मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है। So makes it a hybrid form business organization containing feature of both the corporate form as well as proprietary form. दोनों फीचर इसमें अवेलेबल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन हमारी किस में होती है, किस कंडीशंस पे होती है। तो यहाँ पे हमारे फीचर्स और कंपैरिजन किया गया है पार्टनरशिप के साथ। लिमिटेड लायबिलिटी, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन जब तक कोई धोखाधड़ी नहीं की हो आपने। तो इसमें क्या था, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी थी हर पार्टनर पर, पर्सनल एसेट्स भी उसको इन्वॉल्व करनी पड़ती थी। फायदा क्या है, दिस डस अवे विद अ मेजर लिमिटेशन, जो बड़ी लिमिटेशंस थी पार्टनरशिप की वो यहाँ पर कवर करी गई। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, करवाओ मत करवाओ, लेकिन महाराष्ट्र में जरूरी है, लेकिन बाकी अदर स्टेट में कंपलसरी नहीं। अब मेरिट क्या होगी, अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है तो इसमें क्या होगा, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलोगे। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, लेकिन हमारा जो पार्टनरशिप है वो एक लीगल एंटिटी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फायदा क्या मिलेगा, दिस डज अवे विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द फर्म एग्जिस्टेंस। भाई फर्म एक लीगल एंटिटी है और पार्टनर रहे ना रहे पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है हमारे एलएलपी में। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 100 पार्टनर होते हैं। तो इसका फायदा क्या है, जो अपर लिमिट है मैक्सिमम पार्टनर की, उससे ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये बात आपको दे रखी है किसकी, हमारी LLP की, पार्टनरशिप की। अब बात आती है हमारी कंपनी की। फिर आपको लास्ट फॉर्म दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कंपनी एक तरीके से, वो अभी हम फीचर जो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनीज फॉर एवर, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसका अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक नाम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट जैसे कि 1 पर्सन कंपनी। In fact, the OPC has been the most recently introduced form of business organization in India, Companies Act 2013। पहले हमारा प्राइवेट कंपनी होता था, पब्लिक कंपनी होता था, अभी कुछ साल पहले 1 पर्सन कंपनी को भी फॉर्म किया गया है। इट इज स्टिल एन इमर्जिंग स्टेटस, और धीरे धीरे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसी की तरीके से ये ओपीसी कंपनी हमारी काम करती है। In addition, the Company Act 2013 also provide for the incorporation of a small company in acknowledgement of the role of small scale enterprises। फिर हमारी डोरमेंट कंपनी होती है। डोरमेंट कंपनी, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी दैट मे बी क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो अभी आप काम नहीं कर रहे, आपने उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किया है, लेकिन आपने बना रखी है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपकी कंपनीज है वो 2 पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जिसकी सारी जो ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है, वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और प्राइवेट कंपनी के हाथों, प्राइवेट कंपनी जो सारी चीज हमारी प्राइवेट कंपनी करती है, ठीक है। इसमें होता क्या है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? हमारे पास क्लॉज होते हैं, जिसमें नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी किस उद्देश्य पर काम करेगी, ऑडिट करवाना कंपलसरी है, सेबी की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी अगर हमें शेयर्स वगैरह मार्केट में लिस्टिंग करनी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7, ठीक है। कंपेरेटिव देखा जाए तो लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर टू ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 200 प्राइवेट में, और पब्लिक में कोई भी लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब हम प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक कंपनी में इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। Private companies are exempted for constituting such committee of the board of directors as audit committee, CSR committee, stakeholder committee। प्राइवेट कंपनीज को ये जो कमेटीज होती हैं उनसे बच जाती है, उन्हें जरूरी नहीं है इन सब कमेटी को बैठाना, लेकिन इसमें इनको जरूरी होती है। इसका फायदा क्या मिलेगा? आप ज्यादा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ध्यान दे पाओगे। इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही आप स्टार्ट कर सकते हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है, कितनी एक्टिविटी होती है, 2 तरह की एक्टिविटी होती है, कौन कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा, आपने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली, आपने पढ़ा पार्टनरशिप, आपने पढ़ा कंपनी, है ना। इसके बाद के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इससे कौन कौन से इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये आपको ऑब्जर्वेशन जो ऊपर कार्ड वगैरह दे रखे थे उसके आंसर दे रखे हैं, और नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम फॉर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, यानी कि यहाँ पे आपको काम दे रखा है कि आप जॉब कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अपना जो घर है वो रेंट पे उठा रखा है, या लैंडिंग कर रहे हो। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हो तो इसमें से आपको इनकम क्या मिलेगा? आपको मिलेगी वेजेस एंड सैलरी, यानी कि फर्स्ट वाले का हो जाएगा हमारा बी। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, आप सीए बन गए, तो आप क्या लोगे बदले में? आपको फीस मिलेगी। दूसरे वाले क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करोगे, अब बिजनेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बदले में? प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं इसके हिसाब से हम आंसर हमारा क्या बन रहा है। हमारा फर्स्ट का बी और सेकंड का ई। फर्स्ट का बी यहाँ नहीं है, फर्स्ट का बी यहाँ है, लेकिन सेकंड का सी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी। थर्ड हो मतलब हाँ, सी हो जाएगा आंसर। फिर पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन से स्टेटमेंट में बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप से अलग किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेस ओनर टू, all business owners are entrepreneur too, okay, entrepreneur seeks out new opportunity and pursue innovative business idea, ये सही है भाई। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नई नई अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अपने न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज को लाते हैं।
Which of the following statement does not comprise business activity? इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। भाई कोई हाउस होल्ड, जो आप घर में रह रहे हो, आप अपने किसी फर्नीचर को बेच रहे हो प्रॉफिट के लिए, तो आप बिजनेस तो कर नहीं रहे, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसका आंसर होगा ए। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है बेचने के लिए अपने मार्केट में, स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री, ये सभी बिजनेस की एक्टिविटी है, लेकिन ए हमारा आंसर है, ए हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? जो हमारी फर्म होती है, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल करना, प्रॉफिट करना, ग्रोथ करना। तो सेल्स ग्रोथ करना, भाई जाहिर सी बात है। मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट करना, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है, यानी कि फोर्थ का हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर होगा हमारा डी। आपको दे रखा है ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। Applying this criteria, tell which of the following activity would not qualify as trading. ट्रेडिंग का मतलब है कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्टिविटी ट्रेडिंग का नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर और सेल, ये हमारा है। बाइंग फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग, ये भी है। बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजप्शन, हमने अपने दुकान से खरीदा अपने यूज करने के लिए, ये ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। Which of the following occupation requires rendering of service based upon specialized knowledge? Specialized knowledge आपको चाहिए, उसके लिए आप प्रोफेशन करते हो। The occupation in which people work for, जब लोग दूसरे के अंडर काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, नौकरी, है ना। जिसके अंडर काम कर रहे हो एम्प्लॉयर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट जॉइंट हिंदू फैमिली? इनमें से कौन सा जो है वो हमारा वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर टू एंड, ठीक है। एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट, नहीं, ये नहीं है। इन एचयूएफ बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये भी सही है, यानी कि डी होगा हमारा, ए भी सही है, सी भी सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब था कि हम भी इस्तेमाल कर लें और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सोशल प्रॉब्लम को ध्यान में रखना चाहिए, हाँ, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। और चलते हैं थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? सेविंग इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन कंजप्शन करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसका आंसर होगा डी। आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे जो होते हैं किसमें? प्राइवेट लिमिटेड में, तो वो कितने होने चाहिए? वो हमारे होने चाहिए 200। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें आपको और बताना है, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। फिर भी इस चैप्टर में रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने पहला चैप्टर कवर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।